चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आप लोग कैसे हैं? सब लोग फाइन है? तो आज की क्लास में पहले तो ये बताओ, लास्ट क्लास में हम लोग किस चीज को कंप्लीट कर चुके थे? पता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम पूरा तरह से कंप्लीट कर चुके थे और मुझे उम्मीद है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। एक एक क्वेश्चन कर डाल दिए उसके, बहुत सिंपल है, मैंने एक एक बात बहुत क्लैरिफाई कर दी है उसकी। और अब हम स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक छोटी सी बात और छूट गई थी जिसको मैं पहले कवर करता हूं। चलिए लिखिए, तो हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम चल रहा था और मैंने आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पूरा कंप्लीट कर दिया था, सारी सीरीज आपको समझा दी थी, ठीक है। और एक छोटी सी बात की, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये कोई भी ऑर्बिट है। और इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए आपसे बोला जाए कि इलेक्ट्रॉन ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये थर्ड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, तो वो कितने फोटॉन्स लूज करेगा या कितनी स्पेक्ट्रम लाइन बनाएगा? तो हमारा पॉइंट हो गया नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस। आप स्पेक्ट्रम लाइंस बोले, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन de-excite from N2 to N1। हायर ऑर्बिट N2 था और लोअर ऑर्बिट N1 था। मैंने यहाँ पर आपको वैल्यू दिया है N2 का, मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको, यही N2 का वैल्यू आपको यहाँ पर दे रहा हूं मैं 3 और N1 का वैल्यू दे रहा हूं 1। माने इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में जाए तो वो कितनी स्पेक्ट्रम लाइंस रिलीज कर सकता है, कितने फोटॉन्स रिलीज कर सकता है? तो बहुत सिंपल है, सोचो जरा कि मान लीजिए आप तीसरी सीढ़ी पर है, थर्ड सीढ़ी पर है आप, और आपको 1 पर आना है, तो आप थर्ड से 1 पर सीधा जंप लगा सकते हैं। एक जंप हो गया, माने एक स्पेक्ट्रम लाइन आपको मिल गई। दूसरा, यदि आप ऐसा करते हैं कि 3 से पहले 2 में जंप लगाया, 3 से पहले 2 में जंप लगाया और 2 से फिर बाद में 1 में जंप लगाया, तो एक फोटॉन, ये एक स्पेक्ट्रम लाइन, ये एक स्पेक्ट्रम लाइन, ये और एक डायरेक्ट स्पेक्ट्रम लाइन, इस तरह से टोटल स्पेक्ट्रम लाइन आपको 3 मिलेंगे। आंसर आपका आ गया, आंसर आ गया 3 स्पेक्ट्रम लाइंस। जरा सोचो, 3 स्पेक्ट्रम लाइंस। फिर सोचना है कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप लगाता है तो एनर्जी लूज करता है, और जब वो एनर्जी लूज करता है तो किसके फॉर्म में लूज करता है? फोटॉन के। तो बच्चों, एक फोटॉन तो ये निकल गया, ये वाला फोटॉन एक ये निकल गया, एक फोटॉन आपका ये निकल गया। ऐसा ही यहां देखिए, अगर मान लीजिए 3 से 2 पर जंप लगाता है तो एक फोटॉन ये रिलीज हो जाएगा, और 2 से 1 में फिर यहां से यहां आया और फिर यहां से फिर यहां आया, तो एक फोटॉन ये रिलीज हो जाएगा। तो आंसर हुए 3 फोटॉन्स, 3 फोटॉन। तो बच्चों, स्पेक्ट्रम लाइंस की जगह अगर आपको फोटॉन्स पूछे जाएं तो भी आंसर वही होगा। तो इस तरह आप 3 फोटॉन या 3 स्पेक्ट्रम लाइंस आपको मिलेंगे। हुआ कि नहीं क्लियर सबको? तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, द आंसर इज 3 फोटॉन, दैट इज 3 स्पेक्ट्रम लाइन। अब यदि मान लीजिए सर बोले 5 से आए, 1 में आए, 5 से 2 में आए, तो कितने फोटॉन रिलीज करेगा? यार ऐसी कंडीशन में तो ऐसे बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका सिंपल सा आंसर, इसको समझने का तरीका, आप डेल एन निकालिए। डेल एन होता है N2 माइनस N1 और इसका समीशन कीजिए ऐसा। तो बताइए इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ये आपका तरीका हो गया, मैं इसको आपको समझाता हूं इस पर। तो अगर आपने डेल एन निकाला समीशन, तो ये हो गया आपका 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, ये आपका आया 2, समीशन ऑफ 2। तो
इसका मतलब क्या, आप इसको कैसे लिखेंगे, 0 + 1 + 2 तक जाएंगे, 0 से स्टार्ट करता हुआ 1 और 2 तक आपको जाना है। तो देखिए आपका अब 0 का तो कोई मतलब नहीं है, 1 से स्टार्ट करके 2 तक ही आपका आंसर आ गया 3। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एक तो सिंपल तरीका ये है, बट ज्यादा बढ़िया तरीका ये है, इसमें तुरंत सॉल्व हो जाएगा। n2 - n1 इसका आपने सिग्मा लिया और 0 + 1 + 2 फैक्टोरियल है, तो ये आपका आंसर आ गया 3। इस तरह से आप इससे सॉल्व कर लेंगे। तो फटाफट लिखिए। हो गया क्लियर? सोचो कि अगर मान लो मैं आपको n2 का वैल्यू 6 दे देता और n1 का वैल्यू 1 दे देता, तो आप क्या करते, ये हो गया आपका 6 -1, ये आ गया आपका 5, सिग्मा ऑफ 5। तो हम क्या करते इसको यहां तक इस तरह से 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 यहां तक हम कर देते, और आप इसे काउंट करो तो 1 + 2 3 + 3 6 + 4 कितना हो गया, 10 + 5 15। तो आपका आंसर आ जाता 15। तो ये आपका आंसर आ जाता 15 फोटॉन्स या 15 स्पेक्ट्रम लाइंस। तो कभी आपको बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे समझ सकते हैं। तो हाउ मेनी स्पेक्ट्रम लाइंस आर ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट फ्रॉम 6 to 1? 6 से 1 में जब वो डीएक्साइट हो रहा हो तो कितनी स्पेक्ट्रम लाइंस मिलेंगी? 15 स्पेक्ट्रम लाइंस मिलेंगी। सोनाली आपके यहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है? तो 15 स्पेक्ट्रम लाइंस मिलेंगी। प्लीज म्यूट योर मोबाइल। देन कल मैंने आपको कंप्लीट सिलेक्शन रूल भी समझाया था कि किस सब सेल से किस सब सेल में इलेक्ट्रॉन का डी एक्साइटेशन होगा, तो उसे भी कर लीजिए। वैसे आया नहीं है कभी उस पर क्वेश्चन, लेकिन फिर भी सिंपल है, समझ सकते हैं कि डी एक्साइटेशन किस सब सेल से किस सब सेल में होना चाहिए। डेल एल का वैल्यू 0 होना चाहिए, वो ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता, डेल एल का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप चलिए लिखिए, हम स्टार्ट करते हैं। तो एक क्लास में मैंने आपको प्लांक्स क्वांटम थ्योरी समझाया था, पर जरा सी उसकी एक छोटी सी इक्वेशन सब जानते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, ये फॉर फोटोन एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू अपन पूरा पढ़ चुके हैं, बस मैं एक फार्मूला लिख रहा हूं बस। तो बताइए E = क्या लिख सकते हैं हम, h न्यू = क्या लिख सकते हैं हम, hc/λ। ये हमारा फोटोन का फार्मूला हो गया, hc/λ। तो ये आप पढ़ चुके हैं। दूसरा, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन था ये। आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन सब जानते हैं, E = mc² होता है। ये भी किसके लिए है, लाइट के लिए। आइंस्टीन ने इसको कैलकुलेट किया था, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन कहलाता है। वेयर c is the velocity of light, m is the mass of, देखो
फोटॉन का मास तो कभी कैलकुलेट नहीं किया गया। मास जैसे इलेक्ट्रॉन का मास होता है, प्रोटॉन का मास होता है, न्यूट्रॉन का मास होता है, ऐसा फोटॉन के लिए मास कैलकुलेट नहीं किया गया है। कोई डेफिनेट मास नहीं है, कोई डिफाइंड मास नहीं है उसका, तो हम मास तो रखते नहीं है। ठीक है, तो इक्वल टू mc स्क्वायर वेयर m इज द मास ऑफ पार्टिकल एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। c इज द वेलोसिटी, आपको मालूम ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है। m मास जरूर है, मास ऑफ फोटोन लिखना चाहिए हमको, बट मास ऑफ फोटोन कैलकुलेटरी नहीं है। ठीक है, कोई उसका डिफाइंड मास नहीं है। तो अब ये भी फोटोन के लिए है और ये भी फोटोन के लिए है। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम समझें, मिला दें, दोनों ही इसकी इक्वेशन है एनर्जी की। भाई प्लांक ने एनर्जी को इस तरह से कैलकुलेट किया, आइंस्टीन ने एनर्जी को इस तरह से कैलकुलेट किया, लेकिन डी ब्रोगली कहता है, ध्यान से सुनना, डी ब्रोगली वेवलेंथ पर हम बात करते हैं। डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन, बहुत से लोग डी ब्रॉय बोलते हैं, डी ब्रॉय इक्वेशन, तो आपकी इच्छा जैसा बोलना हो बोले। डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन, ये इक्वेशन और इस इक्वेशन का, दोनों की इक्वेशन मिलाकर के हमको डी ब्रोगली इक्वेशन मिलता है। दोनों की एनर्जी मतलब हम इस तरह से लिख सकते हैं hc/λ इक्वल टू mc स्क्वायर। एक सी से हम एक सी कैंसिल कर दें तो हमें क्या मिलता है, लैम्डा इक्वल टू h/mc, ये कहलाती है डी ब्रोगली इक्वेशन। तो फटाफट लिखते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली कहता है कि, चलो पहले लिख लो, m is the mass, c is the velocity, mass into velocity is called, बोलो, मोमेंटम। तो हम इस इक्वेशन को कैसा लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू h/p। तो एक्चुअली इसका, फोटॉन का कोई मास डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम सीधा p की बात करते हैं। m और c दोनों का प्रोडक्ट क्या है, p ही है, मास इनटू वेलोसिटी। बट हम p ही यूज करते हैं क्योंकि m मास ऑफ द फोटॉन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो हमने p कैलकुलेट किया था, p इक्वल टू h/λ, p इक्वल टू h/λ या लैम्डा इक्वल टू h/p। तो ये फोटॉन के लिए हुआ, जरा ध्यान से समझना, ये फोटॉन के लिए है, p कैलकुलेट किया जाता है फोटॉन के लिए। अब ध्यान से सुनना, हमने लैम्डा इक्वल टू h/mc लिखा। लैम्डा होती है वेवलेंथ और m होता है मास। मास किसका होता है, पार्टिकल का, और वेवलेंथ किसकी होती है, वेव की। तो जरा सोचो कि वेवलेंथ वेव की है और मास पार्टिकल का है, तो इनमें दोनों बिहेवियर आ गया। तो हमारा डी ब्रोगली कहता है कि मैटर में भी डुअल नेचर होता है और लाइट में भी डुअल नेचर होता है। तो अकॉर्डिंग टू द डुअल नेचर, light behave as a wave। लाइट तो हम जानते हैं वेव, लाइट बिहेव एज ए वेव, बट ऑल्सो बिहेव एज ए पार्टिकल। तो लाइट का बिहेवियर वेव की तरह भी है और पार्टिकल की भी तरह है। हम लाइट का फोटॉन जैसे ही बोलते हैं, फोटॉन वर्ड हमें ऐसा लगता है जैसे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या एक पार्टिकल है, फोटॉन क्या एक पार्टिकल है, बट फोटॉन की स्पीड
इतनी ज्यादा है कि वो बिहेवियर करने लगता है किसकी तरह, वेव की तरह। तो लाइट, हमारा डी ब्रोगली कहता है कि लाइट में डुअल बिहेवियर होता है, वो वेव की तरह भी बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। उसी तरह सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोई एटम हो वो भी चल जाएगा, कोई मॉलिक्यूल है वो भी चल जाएगा ये भी। अब इसे सब एटॉमिक पार्टिकल लिखना ठीक नहीं है, सीधा हम लिखते हैं पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल कोई भी हो सकता है। यदि वो बहुत हाई स्पीड से, वेरी हाई वेलोसिटी से अगर वो मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी बहुत हाई है, मास तो है ही, तो फिर वो पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, ठीक है, ये एटम मॉलिक्यूल को भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन क्रिकेट की बॉल को हम इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा, वेलोसिटी कम है। तो उसकी वेव नेचर तो होनी चाहिए थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत मतलब वो डिफाइन नहीं होगी। तो पार्टिकल, आपका इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल बट बिहेव एज ए वेव आल्सो। तो इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल बट बिहेव एज ए वेव आल्सो, एंड लाइट इज वेव बट बिहेव एज ए पार्टिकल आल्सो। तो हम ऐसा बोलते हैं कि मैटर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जब वो बहुत हाई स्पीड से चलते हैं तो वो वेव की तरह बिहेव करते हैं, और हम इन्हें ऐसी कंडीशन में मैटर वेव रिप्रेजेंट करने लगते हैं, बट दे आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है, दे आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है। वैसे आपको फिजिक्स में काफी ज्यादा पढ़ाया जाएगा, मतलब जो आप 12th पार्ट में लास्ट में एटॉमिक फिजिक्स है शायद आपको कोर्स में, एडवांस फिजिक्स कोर्स में है, तो एडवांस फिजिक्स के अंतर्गत इन सब चीजों को आपको पढ़ाया जाएगा। केमिस्ट्री में जितनी हमें जरूरत है उतना मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअल फिजिक्स है, केमिस्ट्री नहीं है। केमिस्ट्री तो कौन सा पार्ट है, वो है हंस, पाउली, अबाउ रूल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्वांटम नंबर से रिलेटेड जो बातें हैं वो एक्चुअल में है केमिस्ट्री पर। ये भी अब 11th में दिया, 11th वाले बच्चे को समझाना बहुत टफ रहता है, लेकिन आप लोग को आराम से समझ सकते हैं क्योंकि आप लोग 12th भी पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से हमारा जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है वो मैटर वेव है, जिसमें कि मास के साथ साथ वेलोसिटी भी है, और वो मास के साथ साथ वेव लेंथ भी है। तो डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल के लिए क्या वेवलेंथ कैलकुलेट किया, और उसने मैटर वेव नाम दिया इलेक्ट्रॉन को। अब मैटर वेव कहा जाने लगा, समझ आई बात। तो इस इक्वेशन को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के लिए रिप्लेस कर दिया जाए तो लैम्डा इक्वल टू हम H/m/v लिख सकते हैं। यहां पर c का मतलब है वेलोसिटी ऑफ लाइट, पर यहां पर v का मतलब है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, etc। तो बस यही इक्वेशन है जिसको हमने रिप्लेस कर दिया है इस इक्वेशन से। तो दिस इक्वेशन इज फॉर मैटर वेव। ये कहलाएगी डी ब्रोगली वेवलेंथ, और डी ब्रोगली वेवलेंथ ये बन गई लैम्डा इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर मैटर वेव के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ बन गई, जबकि ये डी ब्रोगली वेवलेंथ लाइट के लिए है। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ लाइट के लिए m इंटू सी का प्रोडक्ट p है, तो लाइट के लिए p की बात की गई है, m की बात नहीं की गई है। तो लेकिन यहाँ पर m की भी बात की गई है और v की भी बात की गई है, वेयर m इज द मास ऑफ पार्टिकल
and v is the velocity of particle. वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो पार्टिकल वेव एक्चुअली है ना, मैटर वेव की बात की जा रही है, मैंने ऊपर लिख दिया था। तो ये सिंपल इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के डिटेल्स में चलते हैं। ध्यान से समझिएगा। लैम्डा इक्वल टू सिंपल एच अपॉन एम वी। हम बात करते हैं, यदि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की, मेरा मैटर वेव जो बना है, ये जो मेरा मैटर वेव बना रहा है, सपोज इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के लिए मास का वैल्यू आप क्या रखेंगे, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ये v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात कर रहे हैं E फॉर इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आपने कैलकुलेट की थी इलेक्ट्रॉन की, इतनी वेलोसिटी आप रखेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए। ये बात हुई इलेक्ट्रॉन की। अगर मैं प्रोटॉन लेता हूं, तो प्रोटॉन का मास तो मैं पहली क्लास में आपको सब लिखा चुका हूं। मास आपको याद है प्रोटॉन का कितना होता है? किसी को याद है? 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। तो ये आप कर चुके हो पहले, ठीक है। मैं लिख देता हूं 1.6, अब अप्रोक्स 6 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम है, ये मास है। ये आपको गिवन रहेगा। ऐसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जैसे हमने कैलकुलेट की थी, ऐसी इसकी वेलोसिटी कैलकुलेटरी नहीं है, ये आपको गिवन रहेगी। वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ, पी फॉर प्रोटॉन है ना, ये गिवन रहेगी। उसी तरह न्यूट्रॉन में, तो न्यूट्रॉन में थोड़ा सा मास ज्यादा है, बिल्कुल थोड़ा, ये भी लिख सकते हैं आप 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, थोड़ा सा ज्यादा है, 7 हो जाएगा वहां पे, बस तो इतना अंतर है। और मैंने पूरा पहली क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है इसको। सपोज ये मैटर वेव यदि हाइड्रोजन एटम, आप ध्यान से समझना, हाइड्रोजन एटम की मैं बात करूं, हाइड्रोजन एटम, अगर आपको क्वेश्चन हाइड्रोजन एटम के लिए दिया, किसी भी एटम के लिए दिया जा रहा है, कोई भी एटम, तो फिर एटम का मास आपको निकालना है। तो ये मास इक्वल टू क्या होना चाहिए, ध्यान से सुनना, मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट। अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट है तो एटॉमिक वेट यूज करना है। एटम है तो एटॉमिक वेट आपको यूज करना है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर आप सब जानते हैं कितना होता है, m इक्वल टू एटॉमिक मास आप यूज करेंगे, एटॉमिक वेट आप यूज करेंगे, डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ये ग्राम में होता है, ग्राम पर मोल होता है, ये याद करिए। ये आपका ग्राम है और ये आपका ग्राम पर मोल है। तो आपको ग्राम में आपका ये एटॉमिक मास आएगा, उसको आपको किलोग्राम में बदलना है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 की पावर -3 से, तो ये आपका केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर एटॉमिक मास रखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 ग्राम। ध्यान से सुनना, 1 ग्राम। अगर तुम यहाँ पे 1 ग्राम रख दोगे, तो आपने 1 ग्राम जो रखा है वो एक एटम का मास नहीं रखा है, वो आपने 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स का मास रखा है। तो एक एटम का मास कितना आ गया, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एटॉमिक मास को ग्राम में लेना है और ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। तो ये आपका अब किलोग्राम में मास कैलकुलेट हो जाएगा। ये बात ध्यान रखने की, ये बात क्लियर हो गई। और वेलोसिटी आप हाइड्रोजन एटम, ये आपको गिवन रहेगा, ये आपको गिवन रहेगा, ये आपको गिवन रहेगा, क्योंकि हम उस तरह से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे जिस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन के लिए ये कैलकुलेट किया। हो सकता है आपको इलेक्ट्रॉन का मास गिवन ना रहे और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी गिवन ना रहे, तो आपको इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस तरह से ध्यान रखना है। ध्यान दें बेटा, अगर आपको यह एटम कोई और दूसरा दिया जाता, तो आप ऑक्सीजन दिया जाता तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास रखते, अगर नाइट्रोजन दिया जाता तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट रखते, और वो ग्राम में होता। जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 ग्राम है नाइट्रोजन एटम का, तो
15 ग्राम इज द मास ऑफ 6.023 into 10 to the power 23 atoms. तो 1 एटम का मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर एंड मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power -3 कन्वर्ट इनटू किलोग्राम, क्योंकि आप सब किलोग्राम में ले रहे हैं। और h तो सब जानते ही हैं, प्लांक कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू होता है 6.6 into 10 to the power -34 जूल सेकेंड, ये होता है। सपोज आपका पार्टिकल मॉलिक्यूल है, सपोज आपका पार्टिकल मॉलिक्यूल है, उस कंडीशन में हमको फिर नई बात समझना होगी। अगर ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ये एटम दिया था हमने, कोई भी एटम आप ले सकते हैं, मॉलिक्यूल जैसे आपने H2 मॉलिक्यूल की बात की, तो M जो होगा M ऑफ द मॉलिक्यूल, तो यहां पर बेटा आपको मॉलिक्यूलर वेट यूज किया आपने, ग्राम में डिवाइड करेंगे 6.023 into 10 to the power 23 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक मॉलिक्यूल के मास में। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट, द वेट ऑफ 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल, दैट इज एवोगैड्रो नंबर, दैट इज मोलर मास होता है। तो ये मोलर मास है आपका, ये ग्राम में है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। और अब आप जानते हैं मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिख करके डिवाइड करना, इससे फिर मल्टीप्लाई करना 10 to the power -3 से, तो ये आपका किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। बात क्लियर हो गई आपको? तो अब आपके पास तीनों टाइप के मास, मैं एग्जांपल दे देता हूं H2 का। तो H2 का मॉलिक्यूलर मास होता है 2 ग्राम, 2 ग्राम डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर 6.023 into 10 to the power 23 है, और 10 to the power -3 से मल्टीप्लाई करिए, ये आपका किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एग्जांपल हो गया H2 का। और यदि यहाँ पर H एटम लेंगे तो एटॉमिक मास आपका 1 होगा, एटम का मास लेना है, एटॉमिक मास, और यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास लेना है। गलती नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है सबको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आपको कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आप m को समझ सकते हैं, वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, h तो सबके लिए कांस्टेंट होता ही है। बोलो क्लियर हो गया सबको? ये कर लें, इसको क्लिप ले लीजिए इसका। सबको एकदम क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? हटा दें इसको। क्वेश्चन दिया जा रहा है, सपोज ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ de Broglie wavelength of an electron in third orbit of हाइड्रोजन एटम। सपोज ये आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इतना सिंपल है। कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। एकदम क्लियर। चलिए डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर्मूला लगाते हैं, लैम्डा इक्वल टू एच का वैल्यू रखा है 6.6 into 10 to the power -34। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछी गई है, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 9.1 into 10 to the power -31 kg। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि आपने को ये रिजल्ट लिख देते हैं कि भैया आप इलेक्ट्रॉन के लिए क्वेश्चन आए तो आप इसको कैलकुलेट करके सीधा याद कर दो। ठीक है, और सिर्फ वेलोसिटी लगाना है अपने को इलेक्ट्रॉन की। ठीक, तो इतने फार्मूले, सैकड़ों फार्मूले बनेंगे, फिजिक्स में सैकड़ों बनेंगे, केमिस्ट्री में आप कितने फार्मूलों के डायरेक्ट रिजल्ट याद कर पाओगे? समझ गए? कर लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। आप सीधा आज कैलकुलेटर लेना आप लोग, और इसको डिवाइड कर देना इससे, और रिजल्ट लिख लेना कितना आता है, बिल्कुल नेट रिजल्ट आप जल्दी कर पाओगे प्रॉब्लम सॉल्व। अदरवाइज सबसे बढ़िया तरीका तो फिर यही है कि भाई ये याद रखें, बेसिक बात याद होनी चाहिए, बेस याद होना चाहिए। रिजल्ट तो फिर हम खुद बना सकते हैं, लेकिन बेस याद होना चाहिए, ये बेस हो गया। अब सोचो आगे, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना, वो भी थर्ड ऑर्बिट में आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। तो बच्चों अब भी आपने फार्मूला लिखा था,
अब ध्यान देना, अब भी आपने फार्मूला लिखा था वेलोसिटी इक्वल टू 2.18 को 2.2 लिख दो सीधा इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। तो दिया है आपको हाइड्रोजन एटम, तो जेड का वैल्यू 1 हो गया, वेलोसिटी इक्वल टू 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू जेड का वैल्यू हो गया आपका 1 अपॉन एन, ये देखिए हाइड्रोजन एटम के थर्ड ऑर्बिट में, तो ये आपका हो गया 3 ऑर्बिट, तो 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू जेड अपॉन एन, ये आपको यहाँ पर यूज करना है। यहाँ पर इसका वैल्यू डालिए, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी है ये, यहाँ पर वैल्यू डालिए और आप लैम्डा ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लीजिए। तो इट्स वेरी सिंपल, आप कैलकुलेट कर लेंगे, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कर लेंगे ना सब लोग कैलकुलेट? यस और नो? यस सर। तो इट्स वेरी सिंपल बच्चों, आगे बढ़ा दें, आगे बढ़ा दें। अब ये हटा दूं इसको। अब अगर Yes, मान sir. लीजिए आपको यही क्वेश्चन, अब यदि मान लीजिए आपको यही क्वेश्चन, यहां देखिए मैं हटा रहा हूं, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, नहीं, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, whose velocity is suppose 2 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड, ये आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है। आप सोचो कि आपको यहाँ पर हाइड्रोजन एटम की बात की जा रही है, तो अब आप समझ गए होंगे कि लैम्डा इक्वल टू एच होता है वही 6.6 इंटू 10 टू द पावर, अब बार बार मैं पूरा नहीं लिखूंगा, 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। वी वेलोसिटी आपको दी है 2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड जूल सेकेंड। और बच्चों एम, तो अब भी आपको मैंने समझा दिया एम क्या होता है, जल्दी बोलो। हाइड्रोजन यहाँ पे पढ़ लीजिए, एटम है कि मॉलिक्यूल दिया है, एटम है कि मॉलिक्यूल दिया है, क्या दिया हुआ है वो आप समझ लो। तो एटम दिया है, एटम का एटॉमिक मास 1 होता है अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। ये आपका आ गया एक एटम का मास बटी आया ग्राम में, और किलोग्राम में बदलने के लिए और 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका आ गया अब किलोग्राम में, और इस मास को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए एम में, ये एम मास कैलकुलेट कर लीजिए और इसको पुट कर दीजिए, और अब इस लैम्डा ऑफ हाइड्रोजन एटम निकाल लीजिए। बोलो बात समझ आ गई कैसे करना है? बोलो बात समझ आ गई कैसे करना है? यस सर। तो आपको बड़े केयरफुली देखना है, वो सिंपल है, कोई ज्यादा ऐसा इसमें टफ मामला नहीं है डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए। तो ये एक पैटर्न होता है सबसे पहला डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करने का, मैटर वेव का। हटा दें इसको। तो अब हमारा इलेक्ट्रॉन केवल पार्टिकल नहीं है, जो कि बोर ने बोला था, बोर साहब केवल बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल, बोर साहब बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल, और बोर साहब बोलते हैं वो पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल डिफाइंड सर्कुलर पाथ पर घूमता है। ये दोनों बातें बोर की गलत थी, बहुत अच्छे से ध्यान से सुन लेना। बोर कहते हैं इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल, पहली चीज। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, डिफाइंड तो सही है, वो सर्कुलर ऑर्बिट परमानेंट नहीं है, वो सर्कुलर ऑर्बिट, बाद में समरफील्ड साइंटिस्ट आया, समरफील्ड ने बोला कि भाई साहब ये सर्कुलर पे अकेले पे नहीं घूमता, ये इलेप्टिकल पाथ पर भी घूमता है, कभी पाथ सर्कुलर हो जाता है, कभी पाथ इलेप्टिकल। तो उसने नया क्वांटम नंबर दे दिया था, सेकेंडरी क्वांटम नंबर। तो ये प्रॉब्लम बोर की थी, दो आपको दोनों बातें मैंने समझा दी कि दोनों बातें बोर की गलत थी, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम भी। वापस चलते हैं, मान लीजिए जैसे आपको मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन दिया जाता है कि
काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन सब जानते हैं, किसी भी चीज की काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो हम v इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपान m का स्क्वायर रूट। कोई दिक्कत नहीं है, 2ke अपान m, v स्क्वायर है, v लिख दिया मैंने। और अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दो v की, इसमें वैल्यू पुट कर दो तो क्या मिल जाएगा बताओ, लैम्डा इक्वल टू h अपान m, और ये आपका v है अंडर रूट टू के ई एम। ठीक है, अंडर रूट टू के ई अपान एम। बच्चों इसको स्क्वायर रूट के अंदर ले गए तो ये एम स्क्वायर हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू आ गया एच अपान अंडर रूट टू काइनेटिक एनर्जी इंटू एम। ये आपका सीधा वैल्यू आ गया एच अपान 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू एम। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगर आपको इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, किसी एटम की काइनेटिक एनर्जी दी जाए, एम तो मैंने समझा ही दिया आपको एम क्या होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी दी जाए तो आप काइनेटिक एनर्जी रखिए, पर उसको यूनिट सेम जूल में होनी चाहिए, और आप लैम्डा ऑफ दैट पार्टिकल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिखिए जल्दी से, हो गया क्लियर। तो किसी की भी काइनेटिक एनर्जी, अब कभी एच तो कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी एम, दोनों आपको मालूम ही है, एम फॉर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम सब पता है, बस केवल काइनेटिक एनर्जी दी जाए तो आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि अब देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे डी ब्रोगली वगैरह है तो फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं, फिजिसिस्ट हैं ये सब। ठीक है, इरविन श्रोडिंगर हुआ, ये सब फिजिक्स के बड़े साइंटिस्ट हैं जिनको बड़े बड़े नोबेल प्राइज मिले। आप जब एनसीईआरटी में इनके फोटो देखना, श्रोडिंगर दिया होगा आपको, डी ब्रोगली दिया होगा आपको। ठीक है, तो श्रोडिंगर ये फिजिसिस्ट हैं, इन लोगों ने क्वांटम फिजिक्स पे बहुत हाई लेवल का वर्क किया है, वेरी हाई लेवल का वर्क किया है। इरविन श्रोडिंगर को नोबेल प्राइज से नवाजा गया भैया। तो ये सब फिजिसिस्ट हैं। तो ध्यान दीजिए 2ke। तो मैं थोड़ी सी बात अपनी केमिस्ट्री के हिसाब से आपको समझाना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन चार्ज्ड पार्टिकल है। इस पर यदि v पोटेंशियल क्या अप्लाई किया जाए, v पोटेंशियल अप्लाई किया जाए, ये v है पोटेंशियल, v इज द पोटेंशियल इन वोल्ट। ठीक है, और E चार्ज है, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो आप जानते ही हैं, चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो ये चार्ज है, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज्ड पार्टिकल हो गया, और चार्ज्ड पार्टिकल पर यदि v पोटेंशियल अप्लाई किया जाए, उसे एक्सीलरेट किया जाए, तो आप इसे एक्सीलरेशन पोटेंशियल भी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड बाय v पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दैट इज द चार्ज पार्टिकल, ठीक है, इज एक्सीलरेटेड बाय v पोटेंशियल। अब ये पूरा सेटअप शायद आप फिजिक्स में पढ़ेंगे कि चार्ज पार्टिकल को किस तरह से v पोटेंशियल देकर के उसे एक्सीलरेट किया जाता है। ठीक है, तो ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में तो मैं सिर्फ छोटी सी बात ये समझाना चाह रहा हूं कि v पोटेंशियल एक्सीलरेशन पोटेंशियल है। तो इस इलेक्ट्रॉन की, इस चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हो जाती है E, दैट इज चार्ज, एंड V उसका पोटेंशियल E इंटू V। काइनेटिक एनर्जी E इंटू V के बराबर हो जाती है। तो अब आप इस काइनेटिक एनर्जी को E इंटू V से रिप्लेस कर सकते हो। ध्यान दीजिए, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो की वैल्यू है, और यहां पर जो मैं लिख रहा हूं ये चार्ज्ड पार्टिकल है, ये चार्ज्ड पार्टिकल है। वो चार्ज पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, वो चार्ज्ड पार्टिकल कुछ भी हो सकता है। यहां पर केमिस्ट्री में हमने इलेक्ट्रॉन ले लिया,
तो इलेक्ट्रॉन, यदि प्रोटॉन लेते तो प्रोटॉन पर भी चार्ज तो उतना ही होता, भाई साइन नहीं लेना है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। और यदि उसको v पोटेंशियल से एक्सीलरेट किया जाता तो उस चार्ज्ड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी E इंटू वी होती है। फिजिक्स में आपने Q इंटू वी पढ़ी होगी, मुझे जहां तक लगता है Q यूज करते हैं वहां पर फिजिक्स में, Q इंटू वी। ये V जब मैं पोटेंशियल बनाऊंगा तो ये कैपिटल V बनाऊंगा, और जब वेलोसिटी बनाऊंगा तो वेलोसिटी में मैं ये स्मॉल v यूज करता हूं वेलोसिटी में, ठीक है। तो यहां ध्यान देना बच्चों, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी, लैम्डा, दैट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन दैट इज चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ में लिख रहा हूं, तो H अपान क्या हो जाएगा 2 इंटू ये काइनेटिक एनर्जी की जगह E इंटू वी इंटू एम, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब आप किसी भी चार्ज पार्टिकल की अगर मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी मालूम हो आपको, इंटू वी मालूम हो, तो आप निकाल सकते हैं। तो मैं इसको अब ई हटा के सिंपल कर दे रहा हूं, ये सबके लिए वैलिड हो जाएगा। ये फार्मूला सभी चार्ज पार्टिकल के लिए वैलिड हो जाएगा, वो चाहे इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रॉन का मास रखिए, प्रोटॉन तो प्रोटॉन का मास। समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? अब यदि मान लीजिए आपको लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, ध्यान से सुना, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल H आपको मालूम है, E आपको मालूम है, M आपको मालूम है। H आपको मालूम है, E आप चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मालूम है, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है, सब रखिए। तो आप सीधा ये कैलकुलेट कर लेंगे 12.3 अपान स्क्वायर रूट ऑफ V, सीधा ये V कैलकुलेट कर लीजिए। V मैंने यहाँ पर दिया है वोल्ट में, और बाकी तो अपन H रख चुके हैं, M रख चुके हैं, E चार्ज रख चुके हैं, ये आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में, ये आ जाएगा एंगस्ट्रॉम। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए आपको मिल जाएगा। यदि आप लैम्डा ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करना चाहते हैं, इट इज नॉट फोटॉन, इट इज प्रोटॉन, P प्लस है, प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन के लिए 0.286 अपान स्क्वायर रूट ऑफ द V, और ये भी एंगस्ट्रॉम में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। सब मास ऑफ प्रोटॉन रखिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन का चार्ज दोनों का बराबर है, मास, तो आप सीधा इससे कैलकुलेट कर लें। पर आजकल पैटर्न सबको याद रहते हैं, 12.3 अपान स्क्वायर रूट ऑफ बी, 0.286 अपान स्क्वायर रूट ऑफ बी, तो ये सबको याद रहते हैं। आजकल इन पे क्वेश्चन बहुत कम पूछ रहे हैं, लेकिन आ जाए तो आपको बन जाएगा, बहुत सिंपल है। समझ आ गया? सपोज अल्फा पार्टिकल, सब जानते हैं अल्फा पार्टिकल, मैंने सबसे पहले पहली क्लास में अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वगैरह में भी पढ़ाया था। अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है, जिस पर +2 चार्ज होता है, मास उसका 4 होता है, ठीक है, मास उसका 4। ये जो मास है, हमने 1.0008 प्रोटॉन का होता है मास, हमने 1.00 से 8 को बाहर कर दिया, सिर्फ 1 मान करके काम कर लिया। उसी तरह न्यूट्रॉन का मास भी 1.0082 समथिंग होता है, तो हमने 1.00 मान के काम किया, 4 लिख सकते हैं। तो अल्फा पार्टिकल इज ए न्यूक्लियस ऑफ, बोलो, हीलियम। और अगर आपको अल्फा पार्टिकल का डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए दिया जाए तो 0.101 अपान स्क्वायर रूट ऑफ V, तो ये आपका एंगस्ट्रॉम में ये भी कैलकुलेट हो जाएगा। ये सब एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट किए गए हैं। तो आप डायरेक्ट कम से कम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के डायरेक्ट लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं। सब फिजिक्स में फार्मूले आपने पढ़े होंगे, मुझे उम्मीद है सबको याद होंगे ये फार्मूले। तो ये मैंने, अगर आपको E इंटू वी कोई पोटेंशियल दिया जाए, जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया भैया कि आपका इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड बाय V पोटेंशियल, V का वैल्यू दे दिया 100 वोल्ट सपोज,
ये आपको दे दिया, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप सीधा 12.3/V ये सीधा आपको दिया हुआ है, आप सीधा सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सीधा आप यहाँ पर 100 का वैल्यू रखिए तो आपको सीधा डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब ये सिंपल क्वेश्चन कहने को बहुत एक लाइन का है, लेकिन अपन ने उसको सब तरह से समझ के ये रिजल्ट लिखा है, सब तरह से समझ करके ये रिजल्ट लिखा है। आ गया समझ में कि नहीं? बढ़े आगे। तो बताइए यहां तक की सब बात समझ आ गई आपको? अब मैं रिलेट कर रहा हूं, आपको मालूम है इसलिए मैं रिलेट कर रहा हूं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से डी ब्रोगली वेवलेंथ को। सबने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा होगा, पढ़ा है? काइनेटिक गैस इक्वेशन पढ़ा है कि नहीं सबने? बताओ मेरे को। अरे 11th क्लास में होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में, दोनों चैप्टर बिल्कुल जैसे फिजिक्स में वैसे के वैसे केमिस्ट्री में। फिजिक्स वाले पूरा पढ़ा देते हैं तो मैं जनरली उसे नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि फिजिक्स वाले ही पूरा पढ़ाते हैं उसको, क्योंकि उनको वहां पे थर्मोडायनेमिक्स में भी उसका यूज होता है इसलिए। तो जरा सोचो काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होती है? काइनेटिक गैस इक्वेशन किसी को याद है? मैं बताता हूँ, याद करिए। पी वी प्रेशर इंटू ये वॉल्यूम है, यहाँ पे ये वोल्ट नहीं है ना। पी वी इक्वल टू 1/3 एम एन वी स्क्वायर। यहाँ पर वी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी जो वी है ये आर एम एस वेलोसिटी, ये काइनेटिक गैस इक्वेशन कहलाती है। ये काइनेटिक गैस इक्वेशन कहलाती है, सबको याद होनी चाहिए। m इज द मास ऑफ पार्टिकल, और मैंने आपको उस पार्टिकल का मास समझा दिया है, चाहे वो एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे वो कोई भी हो, तो आपको इसका मास की बात क्लियर है। n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है? मॉलिक्यूल हो, एटम हो, जो भी आपके पास हो, ठीक है? m मास हो गया, n नंबर हो गया, वी आर एम एस सी लिख देते हैं, और आपको याद होगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है ये सब जानता है। और ये पी जो है प्रेशर है, और वी वॉल्यूम है, ये होता है काइनेटिक गैस इक्वेशन, ठीक है? और आप जानते हैं बच्चों पीवी इक्वल टू क्या होता है? आर टी। पीवी इक्वल टू क्या होता है? आर टी, एन आर टी। यहाँ पर एन का वैल्यू हम 1 ले लें, ध्यान से सुनना। यदि मैं एन का वैल्यू यहाँ पर 1 ले लूं, यदि मैं एन का वैल्यू यहाँ पर क्या ले लूं? 1, तो हम आर टी इक्वल टू 1/3 एम वी स्क्वायर करके लिख सकते हैं। मैंने n का वैल्यू 1 ले लिया, नंबर ऑफ पार्टिकल मैंने कितने ले लिए? 1 ले लिए, समझ गए? नंबर ऑफ पार्टिकल मैंने 1 ले लिया इससे। तो ध्यान देना, तो ये आपका आ गया 3RT/m। ये v का वैल्यू आ गया 3RT/m, ये v आपका आ गया। इसमें ये लिख लें, तो यदि मैं
लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम वी में ये वी रख दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम अंडर रूट ऑफ 3RT अपान एम, 3RT अपान एम ये मिल जाएगा मुझे। एम को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाओ, एम स्क्वायर एम से एम कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू एच अपान 3RT एम, ये आपका 3RT एम। तो ये एक्चुअली एक मिनट, अपन यहाँ पर मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा था। यहाँ पे अपन ने एम का वैल्यू 1 ले लिया, 1 मोल ले ले, है ना, 1 मोल। मैं एक मिनट सुधार देता हूँ उसको। 1 मोल ले लें, एन का वैल्यू आप Na कर दें। एक मिनट रुकिएगा, है ना, एक मिनट। हम एन का वैल्यू एन इक्वल टू ले लेते हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर, दैट इज 1 मोल। Na हम ले लेते हैं 1 मोल। तो आपका ये इक्वेशन बन जाएगा R अपान Na इंटू एम, ये आ जाएगा। देखो 1 मॉलिक्यूल के लिए रूट मीन नहीं होगी, तो n एवोगैड्रो नंबर के बराबर ले लिया मैंने। ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल है, उनका वैल्यू एवोगैड्रो नंबर के बराबर ले लिया। ठीक है, तो अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, Na उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। तो R अपान Na सब जानते हैं बच्चों, R अपान Na क्या होता है, बताओ जल्दी। R अपान Na क्या होता है, R अपान Na क्या होता है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सबको याद है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। R अपान Na इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये वेलोसिटी को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, 3 देखिएगा R अपान Na के टी बाई एम, ये वेलोसिटी आपकी 3 kT by m, where k is the R upon Na is called बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये वेलोसिटी आ गई आपकी। कभी कभी वेलोसिटी आपसे पूछ ली जाए तो आप इसका यूज भी कर सकते हो। ठीक है, और पीवी के टर्म में लिखना हो तो पीवी के टर्म में भी लिख सकते हो, आरटी के टर्म में लिखना हो तो आरटी के टर्म में भी लिख सकते हो। तो ये आपका 3 kT by m। अब इसको आप यहाँ पर पुट कर दो, ये इसको आप यहाँ पे पुट कर दो, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया, एच अपान एम, और वेलोसिटी है आप 3 kT by m, ये आपकी वेलोसिटी है। आप m को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाओ, m से m कैंसिल हो जाएगा, और आपको एक नया इक्वेशन मिल जाएगा, एच लैम्डा इक्वल टू एच अपान 3 kT m मिल जाएगा। समझ आ गया सबको? तो ये फाइनल इक्वेशन आपको मिल गया, लैम्डा इक्वल टू एच अपान 3 kT m, ये आपको फाइनल इक्वेशन मिल गया। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, लैम्डा इक्वल टू एच अपान 3 kTm, 3 kTm, where k is the Boltzmann constant, R upon Na is called Boltzmann constant, T for temperature in Kelvin, m for mass। मैंने अब आपको सारे सिस्टम m के समझा चुका हूं, और मुझे लगता है अब आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बोलो क्लियर हो गया ये वेवलेंथ? यस सर। तो हटा दिया जाए, तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बेस पर आपको ये वेवलेंथ कैलकुलेटर, मैंने यहाँ पे v लिख दिया सीधा, बट इट्स अ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देखो इसको हटा रहा हूं, ध्यान देना इसी को, 1/3 mn v स्क्वायर, m इज द मास ऑफ पार्टिकल, और अगर मैं n को मान लूं क्या, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, एक एटम का मास
इनटू एवोगैड्रो नंबर, तो ये बन जाता है मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट बन जाता है। ध्यान देना, अगर m एटम है, ये m फॉर मास ऑफ एटम और n इक्वल टू Na, ये होता है आपका एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, m इंटू Na, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यदि एटम है तो ये एटॉमिक मास बन जाएगा, ये एटॉमिक मास बन गया आपका, ये एटॉमिक मास इन ग्राम बन जाएगा। एटॉमिक मास यूज करेंगे यहाँ पर आप, तो इस इक्वेशन को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस इक्वेशन को PV इक्वल टू 1/3 कैपिटल mv स्क्वायर, और v वही RMS वेलोसिटी है, m फॉर एटॉमिक मास। ध्यान से सुनना, अगर ये लिख लेना फटाफट, अगर ये मॉलिक्यूल होता, ये जैसे H एटम की बात करें और H2 मॉलिक्यूल की बात करें, तो जब मैं H2 मॉलिक्यूल की बात करूंगा तो मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल का मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, तो वो बन जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास बन जाएगा वो। तो m फॉर एटॉमिक वेट, ठीक है, एटॉमिक वेट, और m फॉर मॉलिक्यूलर वेट। ये देख लेना, ये मॉलिक्यूल के लिए है और ये एटम के लिए है, तो दोनों आप यूज कर सकते हो। तो ये इक्वेशन PV इक्वल टू 1/3 mv स्क्वायर हो जाएगा, और PV इक्वल टू RT होता है, PV इक्वल टू RT होता है, तो आप 3RT अपान m का स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं। मतलब अब ये मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट के टर्म में बात हो गई है, तो इसको आप कैसा लिख सकते हो, V इक्वल टू 3PV अपान कैपिटल M, ये, और वेलोसिटी इक्वल टू PV इक्वल टू RT, तो 3RT अपान M, ये हो जाएगा। यहाँ पर M जो है वेलोसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कई बार आपको क्वेश्चन पूछा गया होगा कि VRMS ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, उसका रेशियो क्या, फिजिक्स वगैरह में ज्यादातर आता है। तो मैंने आपको ये बात समझाई, ये बात से आपको बात समझ आ जानी चाहिए कि ये इट इज मॉलिक्यूलर वेट फॉर मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट है H2O2 N2 इसके लिए, और एटम की बात हो, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, तो एटॉमिक वेट। तो ये मैंने आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड जो कुछ बातें थी वो भी यहाँ पर मैंने डील कर दी। चलिए, बोलो, डी ब्रोगली वेवलेंथ की ये पॉइंट आपको क्लियर हो गई? तो फिर से एक बार, वेलोसिटी RMS काय के बराबर हो गई, बोलो, √3RT अपान M, M फॉर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट गैस। अगर आपको कभी आपने पढ़ा होगा रूट मीन स्क्वायर के साथ साथ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी पढ़ा है सबने, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ये भी होती है 2RT अपान M, ये आपको फिजिक्स में पढ़ाई जाएगी। मैं तो सिंपल एक फार्मूला लिख देता हूं। कभी कभी क्या करते हैं, जो आपका लैम्डा इक्वल टू H अपान MV होता है, तो कभी कभी क्या करते हैं, बेवकूफ बनाने के लिए RMS लिख देते हैं। आप बिल्कुल मत डरो इससे, RMS दिए, बिल्कुल आप RMS यूज करो, M आपको मालूम ही, तो RMS आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक और लिख देता हूं, कौन सी एक और होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है, सबको मालूम है एवरेज वेलोसिटी है 8RT अपान पाई M। ये तीन वेलोसिटी होती है फिजिक्स में, मतलब काइनेटिक थ्योरी में, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। तो ये फिजिक्स में आपको पढ़ाई जाएंगे। मैंने तो जनरल यहाँ पे इसलिए लिख दी कि कभी क्वेश्चन आपको लैम्डा इक्वल टू H/mv में आए और आपको लिखा रहे कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, तो आप कंफ्यूज ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह हम
डी ब्रोगली वेवलेंथ को समझ सकते हैं। तो मुझे बताइए सबको डी ब्रोगली वेवलेंथ क्लियर हो गई कि नहीं हुई? यानी हमारा जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम वगैरह अगर बहुत तेज स्पीड से चलते हैं, माने वेलोसिटी हाई हो, मास लो हो, मास बहुत कम होना चाहिए, वेरी लो हो, ठीक है, वेरी लो, और वेलोसिटी वेरी हाई हो, तब वो पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। और इस तरह हम इसे बोलने लगते हैं क्या? मैटर वेव। ये डी ब्रोगली ने हमको बात समझा दी। अब ध्यान से बात सुनना। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट वर्सेस आर इलेक्ट्रॉन, किसी का भी आपको पार्टिकल नेचर यदि समझना है तो कुछ एग्जाम्पल मुझे दो, पार्टिकल नेचर समझने के कुछ एग्जाम्पल मुझे दो। बताओ कौन कौन से एग्जाम्पल तुमने पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए पढ़े हैं। कोई एक एग्जाम्पल दो जिससे लाइट का पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन होता हो। एनीबॉडी? कोई भी एक बच्चा पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने वाला एग्जाम्पल। अरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे फेमस यार, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एज वेल एज इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करता है। और बोलो पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने वाले जल्दी से। कॉम्पटन इफेक्ट पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता, भी मैं समझाऊंगा। कॉम्पटन इफेक्ट। और बोलो कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोलिसिस जो आप 12th में फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ते हैं, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है वो एक्सप्लेन करता है लाइट के या इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को। और बोलो कुछ और। कभी तुमने फिलामेंट को हीट करने पे थर्मो इलेक्ट्रॉन का एमिशन जो पढ़ा है ना, वो कौन सा पार्टिकल नेचर है? बोलो। हीटिंग ऑफ फिलामेंट जिसमें क्या होता है? एमिशन ऑफ थर्मोनिक इलेक्ट्रॉन, एमिशन ऑफ थर्मल इलेक्ट्रॉन, जिसे थर्मोनिक पार्टिकल भी हम बोल देते हैं। तो हीटिंग ऑफ फिलामेंट, जिसमें फिजिक्स में जरूर पढ़ा होगा यार तुमने ये हीटिंग ऑफ फिलामेंट। मतलब ये चारों पार्ट फिजिक्स में आपको पढ़ने हैं बहुत डिटेल में। मॉडर्न फिजिक्स में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, केमिस्ट्री में तो इन पे कोई क्वेश्चन नहीं आता, और आता भी है तो बहुत सिंपल आता है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअल तो क्या फिजिक्स का पार्ट है पूरा, उसी तरह कॉम्पटन इफेक्ट, उसी तरह इलेक्ट्रोलिसिस ये केमिस्ट्री का है। मुझे नहीं मालूम फिजिक्स में है कि नहीं, पर केमिस्ट्री में मैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, उनका कैसे डिपोजिशन होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स वगैरह कैसे डिपॉजिट होते हैं, तो वो मैं पूरा समझाता हूँ। एंड हीटिंग ऑफ फिलामेंट इन विच द इलेक्ट्रॉन एमिटेड विच इज कॉल्ड थर्मल इलेक्ट्रॉन, थर्मोनिक, आपने एमिशन पढ़ा होगा ना, थर्मोनिक एमिशन। तो ये ऑल दीज आर द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट और इलेक्ट्रॉन। लिख लें, कभी आ जाए तो कम से कम आपको ध्यान तो रहे। अब बताओ, अगर मान लो मैं आपको वेव नेचर के एग्जांपल पूछूं, वेव नेचर को एक्सप्लेन करने वाले एग्जांपल, तो सबको याद होगा यार। वेव नेचर को एक्सप्लेन करने वाले तो सबको याद रहते हैं। पोलराइजेशन, ये तो फिजिक्स में आप पूरा पढ़ते हो। पोलराइजेशन ऑफ लाइट,
पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस आपने पढ़ा होगा, इंटरफेरेंस आपने, डिफ्रैक्शन पढ़ा होगा, डिफ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा। याद करो डिफ्रैक्शन में आपने, वैसे सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में बहुत साल पहले हुआ करता था ब्रैग इक्वेशन, ब्रैग्स इक्वेशन या ब्रैग्स लॉ बहुत साल पहले, आजकल हटा दिया है, एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा वाला, वो आपने फिजिक्स में जरूर पढ़ा होगा, डिफ्रैक्शन में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपने ब्रैग्स लॉ, ये वाला एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, बोलो ये पढ़ा है आपने कि नहीं फिजिक्स में? तो बच्चों तो बिल्कुल पढ़ा होगा, 100% पढ़ा होगा, एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा वाला। तो ये आपने डिफ्रैक्शन में पढ़ा होगा, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, ये सब जो है किसके एग्जाम्पल बनते हैं, वेव नेचर के। तो ये सब पूरा फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में जितनी उसकी जरूरत है मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाने वाला, मैं तो केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और फिजिक्स के मॉडर्न पोर्शन में, मॉडर्न फिजिक्स में आपको इनको पढ़ना रहेगा। चलिए रखते हैं आज की क्लास, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत। आज की क्लास सबको समझ आ गई अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके से समझ आ गई कि नहीं?